नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस का आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। एक छोटे से अंतराल के बाद खिड़की के दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं व्यालोक जी को। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम, बंदगी। और हमारे संपादक जी खुद ही लौट आए हैं और हम ही को कह रहे हैं कि एक छोटे अंतराल के बाद जय हो, प्रणाम। जय हो सर। स्वागत वाली थाली मेरे हाथ में थी, तो इसलिए दर्शक ये ना समझें कि अगर मैंने उच्चारित नहीं किया कि स्वागत वाली थाली के साथ स्वागत, तो ऐसा नहीं है। स्वागत वाली थाली थी। आज मामला फिर एक बार है जुडिशरी पर, और एक बार फिर होगा वाद विवाद हमारे और व्यालोक जी के बीच। ये हम लोग फिक्स मैच नहीं खेलते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें उठा के रख देता हूं कि उसके बाद व्यालोक जी मजबूर हो जाते हैं कि कहें कि नहीं नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं, मैं आपसे असहमत हूं। दर्शकों, कभी आपने दया याचिका के बारे में सुना है? दया याचिका वो याचिका होती है जब किसी अपराधी को उसकी उच्चतम किए अपराध की उच्चतम सजा जुडिशरी से मिल जाती है, जैसे मृत्युदंड। तो उसके बाद क्या होता है, आपने देखा है, पहले सुप्रीम कोर्ट में ही दया याचिका लगाई जाती है। फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट से दया याचिका खारिज हो जाती है, तो एक उसकी प्रक्रिया है, वो फिर राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। और कई मामलों में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति उस सजा को परिवर्तित करते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे दूं कि मृत्युदंड की अगर सजा है तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। ऐसा भी होता है। तो दया याचिका कब आती है? दया याचिका तब आती है जब जो अपराधी है वह खुद भी यह मान लेता है कि हाँ, ये सजा मुझे मेरे किए अपराध की मिली है, यानी वो अपराधी सिद्ध हो जाता है। और जब कुछ भी नहीं बचता है उसके पास, तो मर्सी पिटीशन आता है। क्या? मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैंने जो गुनाह किया है उसे माफ कर दीजिए, मुझे फांसी पर मत लटकाइए, मुझे जीवन भर जेल में सड़ने के लिए छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी अपने राजनैतिक जीवन की भीख मांग रही हैं। जी हां, ममता बनर्जी अपने केस जो ईडी के छापेमारी के दौरान उन्होंने लूट किया था, सबूतों की लूट, डकैती, और उसी के साथ साथ फिजिकल मोबाइल सेट ईडी के अधिकारी, उसकी लूट भी उसमें शामिल है। उस मामले में और एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपने राजनीतिक जीवन की भीख मांग रही हैं, दया याचिका जैसा व्यवहार कर रही हैं। और यही वजह थी कि अब उन्हें अपने वकीलों तक पर भरोसा नहीं रह गया कि ये तकनीकी दांवपेच से, कानूनी दांवपेच से उनके लिए कोई लाभ ले लेंगे। ममता बनर्जी स्वयं प्रकट हुई, क्योंकि इस देश की न्यायपालिका ये व्यवस्था देती है, ये परमिशन देती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई मुजरिम अपनी पैरवी खुद भी कर सकता है, बस इतना है कि वकालतनामा लगा रहे। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। खबर आपको पुरानी लग रही होगी, लेकिन हम खबर बताते भी नहीं। क्या ममता बनर्जी अब ये मान चुकी हैं कि एसआईआर, ईडी में दखलंदाजी और इन तमाम कामों के बाद उनके राजनीतिक जीवन पर संकट है, और इसलिए वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कह रही हैं कि हजूर, माई बाप, ये देखिए ना, ये एसआईआर में क्या हो गया, एसआईआर में क्या हो गया। लेकिन अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दिया। अदालतों के बदले हुए रुख पर मैं लगातार बात करता हूं। ऐसे कई मौके हैं जब इस देश की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ऐसा लगता है कि तबीयत बदल रही है, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। क्या ऐसा कुछ है? आइए चलते हैं जरा व्यालोक जी के पास, क्योंकि मुझे मालूम है कि व्यालोक जी ने इतनी देर में बहुत सारी तैयारी कर ली होगी। व्यालोक जी, क्या आपको वाकई लगता है ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन पर इतना गहरा संकट है कि अब वो विलाप करते हुए नजर आ रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं कि माई बाप, थोड़ी सी राहत दे दो, कुछ हमारे फर्जी वोटर बच जाए? व्यालोक जी। सबसे पहले बंगाल पर बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल भीख मांग रही हैं, दया याचिका ही उन्होंने लगाई है। लेकिन एक बात और है कि उनके सपोर्टर्स आपको तुरंत याद दिलाएंगे कि हमार दीदी वकील हो छिलो, मतलब उन्होंने कभी वकालत पढ़ी हुई है, इसलिए वो काला कोट और कोट को भी उन्होंने गले में लपेटा हुआ है। और चूंकि आजकल वीडियोज वगैरह वायरल होते हैं, सीजेआई ने यह भी कहा कि आपको बहुत अच्छा काउंसिल मिला है, आप प्लीज उनको अपना काम करने दीजिए, इनकी दलीलों को भी नहीं लिया।
बहुत बार रोई, गिड़गिड़ाई, तो लिया। दरअसल ममता बनर्जी वहां न तो एसआईआर के खिलाफ गई थी, उनको पता था कि भाई एसआईआर चल रहा है तो चलेगा ही। वो सबसे ज्यादा डरी हुई हैं हुमायूं कबीर और मजलिसे मोमीन, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहाद मुसलमीन, इसका जो गठजोड़ हो रहा है उससे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ऊपर से एसआईआर के जरिए जो घुसपैठिए बाहर कर दिए गए हैं, जो उनका कोर वोट बैंक है, जो मोहम्मदन कोर वोट बैंक है, ये 3 कारणों से इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि ममता बनर्जी बुरी तरह बौखलाई हुई हैं, चकराई हुई हैं। कभी वो ईडी पर हमला करती हैं, कभी वो, आप देखिए ना, ईसी के सामने वो बंगाल पुलिस और सीआरपीएफ लेके पहुंच गई। उनको उन्होंने कहा कि दिल्ली की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है। दिल्ली में वो खड़ी हैं, दिल्ली की मीडिया से बोल रही हैं कि आप लोग तो गोदी मीडिया वाला हो, तो हम अपना मीडिया लाए हैं। उनके मानसिक विचलन की चीजें देखिए। और मैं कई बार कह चुका हूं, और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, कि एक विक्षिप्त महिला को इस देश के एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाना ठीक बात नहीं है। उनकी तुरंत सघन चिकित्सकीय जांच हो और उनके मानसिक स्वास्थ्य को जांचा जाए। ईडी पर आप हमला करती हैं। अभी मुर्शिदाबाद वायलेंस को लेकर फिर एक होगा, आज ही होगा, क्योंकि एनआईए ने कहा है कि राज्य सरकार बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली एनआईए जाएगी कोर्ट। ईडी के सामान लेके भाग गई, ईडी कह रही है कि हमारे दस्तावेज लेके भाग गई हैं। अब वो कह रही है कि हम तो पूछ के आया था, हम तो उसमें जो हमारा गोपनीय डेटा था आईपैक के दफ्तर में, हम वो लेके भागा है। ईडी कुछ और कहती है। तो ममता बानर्जी का खेल खत्म है इस बार। अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो वो साफ हैं, और इसीलिए उनकी बौखलाहट, बिलबिलाहट और चिल्लाहट है। लेकिन जुडिशरी पर बात अगले अंक में, या आप कहें तो अभी ही शुरू कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ममता पर थोड़ी सी और बात कर लें, जिसको मैंने ये कहा और आपने भी बड़ा अच्छा विश्लेषित किया कि साहब वो लगभग अपने राजनीतिक जीवन की दया याचिका लेके पहुंच रही हैं और स्थिति वाकई उनकी खराब है। लेकिन ममता की एक स्टाइल है, और बंगाल में जो इतने समय तक लेफ्ट की सत्ता रही, तो उसने बंगाल के समाज की मानसिकता भी जरा ये कह दी है कि जो लौड़ेगा, जैसे जो वो नारा नहीं बकवास था, करेगा, जो हाँ, जो बकवास बकवास करेगा, जो लड़ेगा, लौड़बो कौरबो जीतबो, तो यानी एक विद्रोही छवि। ममता बनर्जी ये सारे कांड करके, और जैसा आपने कहा कि अब उनके समर्थक कहेंगे कि दीदी वकील आशी, तो वो क्या इससे दोहरा कार्ड खेल रही हैं और एक अपनी लड़ाका छवि भी अपने समर्थक वर्ग में दे रही हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो आमार बोंगला के लिए आमी सुप्रीम कोर्ट में लौड़बो कौरबो जीतबो। ये इनका डबल गेम है। नहीं नहीं, डबल गेम क्या है? ये तो भाई उन्होंने पूरा प्रचारित किया ना, उनके लोगों ने, उनके गिरोह वालों ने, कि देखिए ममता बनर्जी बंगाल के लिए लड़ रही है। दरअसल क्या है कि बंगाल में राजनीति की धारा आपने बता ही दी। ममता बनर्जी की ट्रेनिंग कहाँ से हुई है? याद कीजिए, वह दृश्य जब विधानसभा में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, किन लोगों ने किया था? वामपंथियों से वह ट्रेंड है, वो सारी की सारी कलाएं जानती हैं। और बंगाल में एक चीज भी अगर नहीं बदली, ज्योति बसु के राज से लेके, कुराज से लेके, ममता बनर्जी के कू 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 कू, उस पर कितने भी कू लगा लीजिए, कुशासन तक, तो क्यों? क्योंकि तोलाबाजी चलती रही, क्योंकि वो क्लब का कल्चर चलता रहा, क्योंकि लोग वही के वही रहे, बस झंडे का रंग बदल गया। हाँ, जो झंडा उनको पसंद नहीं आया, जैसे कमल के फूल वाला या कोई भी, कांग्रेस तो खैर गर्त में ही चली गई, उस पर वो हर एक तरह से हमले करती हैं। आप केरल का पैटर्न देख लीजिए, आप तमिलनाडु का पैटर्न देख लीजिए। तमिलनाडु भी मैं जोड़ रहा हूं, अगर इस पर कोई आपत्ति होगी तो मैं उसको क्लैरिफाई कर सकता हूं। और आप बंगाल का पैटर्न देख लीजिए, ये तीनों जगह भीड़ तंत्र से शासित होता है। और दूसरी बात, छवि निर्माण, हमेशा उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है। आज भी वो एक गली कूचे में रहती हैं। अब सोचिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी सुरक्षा को लेकर
इतनी लापरवाही बरत रही हैं और जबरन एक छवि निर्माण के लिए, जबकि आपके भतीजे ने खुली लूट मचा रखी है। अभी कल ही बंगाल सरकार हारी है, जिसमें बांसुरी स्वराज वकील थी। वेस्ट बंगाल की जनता की तरफ से प्रोविडेंट फंड का एक बड़ा मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है। शिक्षकों की नियुक्ति में जो घोटाला हुआ उस पर लताड़ा है। तो कितने थप्पड़ भाई। देखिए, हमारे यहाँ मेरी नानी एक कहावत कहती थी, थोड़ी आंचलिक है तो थोड़ी सी भदेश है। वो कहती थी कि निर्लज्जा के फलनवा ठाम में गाछ जन्म ले तो कल के की छायरे में। हिंदी में इसका अर्थ ये हुआ कि निर्लज्ज व्यक्ति की अमुक जगह से जब कोई पौधा निकल जाता है, पेड़ हो जाता है, तो वो कहता है अच्छा तो हुआ, छां में चलेंगे, छाते की जरूरत नहीं रहेगी। तो ममता बनर्जी निर्लज्जता की सारी हदें पार कर चुकी हैं। कितने थप्पड़ आप मारोगे? तुम कितने थप्पड़ मारोगे? हम अपने कुकर्म करते रहेंगे, यही तो नारा है ना। और ये छवि निर्माण जो है बड़ी कुशलता से, वो जो साड़ी पहनती हैं वो कहीं ना कहीं मदर कही जाने वाली लुटेरन टेरेसा की याद दिलाती है। पहली बात, हवाई चप्पल 50 रुपए वाली, कहीं भी उतर जाना, कहीं भी कुछ भी बोलने लगना। बंगाली लोग पसंद करते हैं कि सड़क पर रहें, क्योंकि वो युद्ध में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन झाँव झाँव झाँव, झगड़ा झंझट, तो उनको लगता है कि हमारी मुख्यमंत्री लड़ाका हैं और यही हैं जो भाजपा को शिकस्त दे सकती हैं। दूसरा, उनका जो मोहम्मडन कोर वोटर है उसको लगता है कि हाँ, ये आदमी, जैसे इसमें और विषधर में क्या समानता है? एक विक्षिप्त है पूर्णतया और एक विषधर है। विषधर इतने सब के बावजूद 99 सीटें पा जाता है साहब। ये देश है, ये देश है कि भटियार खाना है। 99 सीटें उस व्यक्ति को जो संसद में ऐसे हाथ देके ऐसे कप चाय सुड़कता हुआ अंड बंड जो मन में बोल रहा है, वो इस देश को अपने बाप का माल समझता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है, उस पर चर्चा होनी है। अगर तुमको कुछ और आए बाएं छाए बोलना है तो उसके लिए प्रश्नकाल है, तुम बाद में समय भी मांग सकते हो तुमको। लेकिन तुमको बनाना क्या है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अरे यार क्या बताऊं मैं अवनीश भाई, मुंह से गाली न निकल जाए। पीएम के सामने इस देश के 22 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री ने लोकसभा का अपना संबोधन छोड़ा है, 22 वर्षों में। क्यों? 10 महिला सांसद। आप वेल तक पहुंचते थे आज तक संसद की, आप प्रधानमंत्री के आसन के सामने, वो कल्याण बनर्जी नाच रहा है, उसके बाद महिला सांसद पहुंच गई। और जब ये बात कही जाती है तो मोदी डर गए, डर गए। अरे भाई डर गए, नंग से भगवान डरे। यस, है कि नहीं कहा? यही कहने जा रहा था मैं, नंगों से भगवान डरता है भाई। क्यों नहीं डरेंगे? अगर मेरे सामने कोई महिला आ जाए और कहे कि मैं तुमसे झगड़ा करूंगी, तो भैया मैं तो दंडवत हो जाऊंगा। मैं कहूंगा देवी जी आपको जो करना है करो यार, जाओ। 10 महिला सांसद, 3 दलित। अगर कोई दुर्घटना होती और प्रधानमंत्री पर अगर ज्यादा झूमा झटकी होती तो जाहिर तौर पर उनके साथ रक्षा मंत्री बैठे होते हैं, तो फिर भाजपाई सांसद कूदते। अब कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा के पास महिला सांसद नहीं है क्या, और संसद में कैमरा नहीं है क्या? संसद में कैमरा तो लगा ही हुआ है, रोज इन लोगों की नंगाई देख रहा है देश, फिर भी इन्हीं नंगों को चुन के भेजता है। कल ही रात में यहां बिहार में थोड़ा सा हारमोनियम लेके इधर उधर निकल रहा हूं, पप्पू यादव को उठाया है पुलिस ने। लोग तमाम मरसिया गा रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है। अरे भाई कुल मिलाकर वो भी हिस्ट्री शीटर है यार, अपराधी है। ठीक है, पुलिस ने उठाया नहीं उठाया, पुलिस की अपनी गतिविधि है, गलत है, लेकिन आप उसको मसीहा मत बनाओ भाई। जो राहुल विंची एक किसी भी दृष्टि से वह व्यक्ति एक पंचायत का मुखिया तक होने लायक नहीं है, उसको आपने एलओपी बना के सिर पर चढ़ा रखा है, और वो रोज अपने नशे में कुछ भी बोलता है। कुछ भी मतलब कुछ भी, जो किताब प्रकाशित नहीं है वो किताब लेके पहुंच जाता है। आवर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड,
एप्स्टाइन फाइल पर बोलता है, जिसमें खुद उसका नाम 300 बार है। और प्रधानमंत्री जब इजराइल जाते हैं, राष्ट्रगीत सुनते हैं, तो ये कुकर्मी कांग्रेसी कहते हैं कि नाच गाना हो रहा है। अद्भुत है। तो राहुल विंची, ममता बनर्जी, सॉरी ममता बानो, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। दोनों अपने समर्थकों को सिखाते हैं। राहुल विंची क्यों संसद में ही बोलता है? क्योंकि तब पकड़ा नहीं जाएगा, विशेषाधिकार होगा। याद कीजिए दिल्ली के ठग को, वो विशेष सदन का सत्र बुला लेता था, वहां जो मन में होता था बोलता था, बाहर कुछ नहीं बोलता था। अरे विधानसभा उसने सालों साल स्थगित कर रखी, निलंबित खाली किया उसने सदन, और सदन लगातार चलता रहा। जब उसे बकवास करने का मन होता था तो वो तुरंत आ जाता था, विधानसभा खुलवा के उसके बाद भाषणबाजी और तमाम तरह की हरकतें करता था। अच्छा भाई आलोक जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी का ही केस का उदाहरण लेना, मैं बार बार आपके सामने कुछ जुडिशरी से निकले हुए पॉजिटिव सिग्नल रखता हूं, आप उसको नकारते हैं, मानते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि इस देश में न्यायिक सुधार की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, लेकिन न्यायिक सुधार आखिर किस चिड़िया का नाम है? क्या रातों रात कोई फाइल साइन होगी और न्यायिक सुधार हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है, क्या नए सीजीआई के दौर में या पिछले सीजीआई के दौर में उनकी हरकतें आगे पीछे वो कर दीजिए, वो ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है, जैसे अवैध प्रॉपर्टीज, उन पर बुलडोजर, गाइडलाइन बनाई इसी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, और अवैध पर कहीं कोई बुलडोजर पूरे देश में चलने का रास्ता खोल दिया। वक्फ की जमीनें, इनके केसेस को आप देखिए किस तरीके से निपटाया, वक्फ का समय बढ़ाने के लिए उसको कैसे निपटाया, बहुत सारे और ऐसे केसेस हैं, और खुद ममता बनर्जी को भी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं देखने को मिली अभी तक। क्या व्यालोक जी, अब थोड़ा बहुत ऐसा लगने लगा है कि मामला एक दूसरी तरफ चल रहा है, क्योंकि जुडिशरी खुद के अंदर सुधार की बात कर रही है? ये मैं थोड़ा-सा महत्वपूर्ण मानता हूं। सर, वो अपने अंदर सुधारों की बात कर रही हैं, और दूसरी चीज और, कॉलेजियम ने सही इस निर्णय को लोगों ने कैसे देखा, कैसे नहीं देखा, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैटर था, पेंडेंसी देखते हुए निपटाने के लिए उन्होंने सेवानिवृत्त जो उनके जज हैं, उनको भी नियुक्त किया एड हॉक जज। हालांकि इसका उपहास उड़ाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के उपाय देखने में आ रहे हैं क्या, कि जुडिशरी खुद महसूस कर रही है कि नहीं यार हम गलत हैं? ये जन दबाव ही है, सर लगता है कुछ जुडिशरी आप? कुछ नहीं महसूस कर रही है। सीधी सी बात है, उसको जनता के थप्पड़ सुनाई दे रहे हैं। और किसी भी विश्व वृक्ष से मैं मधुर फल की उम्मीद नहीं करूंगा। नीम के पेड़ में कितना भी घी डालिए, ये इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो रहा है सर, मजबूरी है। आपने जो एडॉक लिस्ट बताई, उसमें एक एंगल मैं दे देता हूं। हाँ, ऊपर तीन के नाम तीनों नाम देख लीजिए, मुझे मालूम है आप यही कहने वाले थे कि ऊपर के 3 नाम। और नीचे के 2 नाम। ठीक है। तो ये जुडिशरी में क्या चल रहा है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है, मैं 2-3 फैसले जल्दी से सुना देता हूं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अब ये मान लिया है कि व्यभिचार को इस देश का राष्ट्रीय आचरण बना देना चाहिए। एक व्यक्ति का गौना हुआ, गौना हम दोनों तो समझते ही हैं, दर्शकों जो यूपी बिहार के नहीं है भाई, विरागमन यानी गौना, लड़की शादी के बाद जब पहली बार ससुराल होकर आती है, 5 महीने बाद आई और उसको बच्चा हो गया। भाई ने कहा कि मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, जाओ। वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, बच्चा तो कोई भी हो, बच्चा है, उसके अधिकार है। अच्छा, बच्चे के अधिकार के लिए आपने उस युवक के अधिकारों का हनन कर दिया, ये कौन सी जुडिशरी है? एक फैसला। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान नामक एक जगह है, मैं जहां से आता हूं दरभंगा से, वहां एक पूरे गांव पर 150 ब्राह्मणों पर, मुझे हंसी आती है, जिसमें से आधे तो दिल्ली और मुंबई में बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी, जी हाँ, सही सुना है आपने। उनको जब पता चला कि हैं रिक्शा खींचते खींचते मैंने अपने गांव जाकर SC/ST एक्ट में एट्रोसिटी कर दी है, सोचिए क्या हाल होगा। कहां है न्यायिक सक्रियता? आपके कानूनों के साथ छल हो रहा है ना। वैसे तो आप छींकने, खांसने, हर एक चीज पर सरकार को देने लगते हैं,
कि ये कीजिए, हाउ कीजिए, पूरा चल रहा है 3 दिनों से। पटना हाई कोर्ट ही ले लेता संज्ञान भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी दुकान ही संज्ञान ले लेता। उत्तर प्रदेश चलिए, एक मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं एफआईआर के खिलाफ। एक तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं तुरंत, और तुरंत इनकी सुनवाई होती है। आप जरा सुप्रीम कोर्ट जाके दिखाइए, चैलेंज है मेरा, किसी भी विषय पर आप सुप्रीम कोर्ट जाके दिखा दीजिए। आप मतलब मैं या कोई भी इस देश का सामान्य नागरिक, ये लोग कैसे पहुंच जाते हैं? और उसके बाद यूपी सरकार से पूछ रहे हैं वो, एक तो मीडिया उसको मौलाना की जगह धर्मगुरु लिख रही है, और उसने कहा कि एफआईआर कड़ी धाराओं में नहीं की गई, मेरा मोहम्मडन होने के नाते शोषण हुआ है। अबे मोहम्मडन होने के नाते तुम्हारा जब शोषण हुआ है तो भाई एफआईआर जो लिखी गई उसमें पुलिस का काम है ना, और जांच होगी। भाई ना हाई कोर्ट गया न कहीं गया, सीधा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को सुना और यूपी सरकार को लताड़ लगाई कि जब उसमें इतने संज्ञेय अपराध की बात कही गई है तो आपने फलानी चिलानी चीजें क्यों नहीं की। और अंततः ये सब 7 दिनों के फैसले हैं। मद्रास हाई कोर्ट का एक जज है, कोई वेंकटेश करके, वह भाषा विवाद पर गर्व कर रहा है, कह रहा है कि पराशक्ति नामक मूवी जो बनी 1965 का, भाषा युद्ध, भाषा आंदोलन, वो क्या था उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो एक अलग वीडियो का विषय है कि अंग्रेजी की गुलामी करने में तुमको कुछ नहीं होता है। अभी स्टालिन ने उर्दू के लिए क्या क्या किया है, 8000 मौलानाओं के लिए क्या क्या किया है, और बकवास करते हो। और वह कह रहा है कि तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेज है, वो भाषाविद भी बन गया। यार तुम अपना काम छोड़ के ये पूरी जुडिशरी बाकी कामों में क्यों लगी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। 4 मामले गिनाए, इसलिए ये नाबदान है, इसको पूरा का पूरा सुखाना पड़ेगा सर, बिना इसके सुधार के। क्योंकि चलते चलते एक और बात कह दूं, अभी तो अचानक जो स्वर्ण और रजत जागे हैं ना यूजीसी बिल के बहाने, जो जातिवादी मवाद निकल रहा है, अब तो वो कॉलेजियम का भी सपोर्ट करेंगे और कर रहे हैं कि देखो कॉलेजियम कितना जरूरी है, वरना नरेंद्र मोदी ने तो स्वर्णों का गला ही रेत दिया था। तो इस देश में बड़ा घालमेल है सर। बिल्कुल और ठीक बात। एक बात तय है कि जुडिशरी से मुझे न कोई उम्मीद थी न है, अनलेस एंड अनटिल जब तक पहली सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की आई थी, जो न्यायिक सुधारों की उन्होंने लॉ जगाई थी, वो लाएं। और ये किसी भी तरह का इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, आत्मविश्लेषण नहीं है, ये डर है, क्योंकि जनता अब इनको कहीं भी लताड़ सकती है, खदेड़ सकती है। न्यायाधीश बोर्ड देखते ही जनता को गुस्सा आता है, क्योंकि हमारे हर एक कोर्ट में क्या क्या होता है ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक बात। चाहे सरकारें हों, चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई सरकारी महकमा हो, चाहे इस देश की जुडिशरी हो, जनता और जन दबाव का डर ये बहुत जरूरी है। हर एक मुद्दे पर, सरकार हमारी हो, यूजीसी जैसे मुद्दे हों, या इस तरह के कोई भी आत्मघाती मामले हों, जन दबाव यानी जनता का डर ये बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो मुझे स्लोगन याद आता है एडवर्टाइजमेंट का कि डर के आगे जीत है, और लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि सरकार हमारी है, जुडिशरी हमारे नौकर हैं। जी हाँ, हम और व्यालोक जी लगातार इस पर बात करते हैं। आप सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे टैक्स के पैसों पर आपको तनख्वाह मिलती है, उस पर आप काम करते हैं। ममता बनर्जी से लेके जुडिशरी तक पर आज की ये बातचीत आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए, सिर्फ एक बार ही दबाना होता है ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे नवनीश और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।